हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ना, हम लोग का क्लास 8 का चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का। ठीक है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन। तो डियर, जैसे कि क्लास 6-7 का जो है ऑलरेडी जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों अब हम लोग साथ में लेके कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, तो आप हमारे प्ले में जाके देख सकते हैं। आपको पार्ट 1 चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है, तो ये जो है ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग कर चुके हैं, तो आप अभी तक नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो डियर देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपका भूमि के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो भूमि का उपयोग हम लोग अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कृषि के लिए करें, सड़क का निर्माण के लिए करें, या वानिकी के लिए करें, या उद्योग के लिए करें, तो किसी भी तरीके से हम लोग इसमें क्या करें, भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तो भूमि का उपयोग जो रहता है ना, ये आपका डिपेंड करता है कि उसका भौतिक मतलब कारक जो होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, उसका जलवायु वहाँ का कैसा है, उसका वहाँ का खनिज कैसा है, वहाँ की जल कैसी है, वहाँ का स्थलाकृति कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है। अगर कृषि की बात करें तो कृषि उसी भूमि में होगा जहाँ की मृदा जो रहेगा उपजाऊ रहेगा। ठीक है ना, और वहाँ पे जल की भी आपका उपलब्धता होनी चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पे कृषि कर सकते हैं। दूसरा है, अगर हम लोग खनिज की बात करें, ठीक है ना, तो ऐसी भूमि जहाँ पे खनिज मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कोयले की खान जहाँ होती है, तो यहाँ पे जो होता है हम लोग भूमि का उपयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ के लिए हम लोग भूमि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग भूमि को ना दो पे विभाजित करते हैं, जो कि आपका स्वामित्व के आधार पर होता है। एक होता है निजी भूमि, एक होता है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का जो स्वामित्व होता है ना, वो स्वयं होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका सामुदायिक भूमि होता है ना, उसका जो स्वामित्व होती है ना, वो कौन होती है, पूरे समुदाय होता है। ठीक है, वो किसी एक का नहीं होता, पूरे समुदाय के लिए होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों का एकत्र करना। एक मिनट, सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्र करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो सामुदायिक भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या तो जो है ये तेजी से बढ़ते रहता है, लेकिन जो भूमि है ना, वो तो नहीं बढ़ती है ना। ठीक है, वो तो वैसे ही रहता है जितना वो सीमित है, लेकिन आपका जनसंख्या सीमित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भूमि का उपयोग जो है हमें बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। तो डियर, ये जो है हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं कि भूमि संसाधन का संरक्षण। तो जैसे कि अभी हम लोग इस बात को डिस्कस किए कि भूमि तो आपका जो है ये लिमिटेड है, ठीक है ना, ये आपका सीमित है, लेकिन जनसंख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, भूमि का जो है इसका संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका उपजाऊ भूमि है कुछ, ठीक है ना, अगर हम लोग उस भूमि पे बहुत ही कृषि के दौरान अगर बहुत ही कीटनाशक का यूज़ करते हैं, उर्वरक का यूज़ करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि इससे ज़मीन जो रहता है बंजर हो जाता है। बंजर हो जाता है तो फिर उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के हम लोगों का भूमि का उपयोग करना चाहिए और इसका संरक्षण भी करना चाहिए। तो इन बातों पे हम लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए और इसका इस्तेमाल पे हम लोगों को रोक लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। जैसे कि अभी इतनी जनसंख्या बढ़ रही है ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, भूमि को उपयोग जो है आपका फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये सब के लिए करते हैं। फिर उसके भूमि को में बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, किसी न कहीं ना कहीं जो है हमारी भूमि को जो है ये क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है। इसके साथ साथ जो हम लोग कृषि के लिए जो फर्टिलाइज़र का, जो उर्वरक का यूज़ इस्तेमाल करते हैं, या जो हम लोग कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं भूमि को जो रहता है ना, ये आपको अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि उसकी जो उसको क्या बनाता है, उसको बंजर बना देता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसी बंजर भूमि जो रहता है ना, वो फिर यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो इन सब बातों का जो है हमें ध्यान देनी चाहिए। देखिए मृदा क्या होता है, मृदा जो होता है जो आपका
पृथ्वी के ऊपर जो दानेदार कण होता है ना, ठीक है, उसकी जो ऊपरी परत होती है ना, वो मृदा कहलाती है। जो कि जैसे हवा आता है तो वो मृदा जो रहता है ना, वो उड़ के चला जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। तो ये भूमि से निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो रहता है बहुत ही आसानी से हवा से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो याद रखिएगा, पतली परत जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित कहते हैं। मृदा का निर्माण देखिए, इसका मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो ये चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा उपजाऊ बनाता है। देखिए, यहाँ पे जैव पदार्थ कहने का मतलब क्या है, बालू में जो रहता है बहुत सारा आपका जीवित कीड़ा मकोड़ा रहता है, ठीक है ना, तो उसको जैव पदार्थ कहते हैं। तो खनिज भी रहता है, ठीक है। खनिज मतलब कैसे हो गया, आयरन हो गया। किसी सुनते होंगे कि कभी कभी आपका बालू में आयरन मतलब मिट्टी में आयरन और क्या कहते हैं नाइट्रोजन, इस तरीके के भी आपका खनिज पाया जाता है। तो सही मिश्रण जो रहता है, ठीक है, जैव पदार्थ का और खनिज का, वही क्या करता है, मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मृदा को उपजाऊ कौन बनाता है, तो ये दोनों चीज़ जो रहता है, इसकी सही मिश्रण जो रहता है मिलके ये मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपका भूसंखलन क्या होता है। तो देखिए, भूसंखलन जो है, भूसंकलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। यानी जब कब जाता है सेल, मलबा या ढाल, सो जो मिट्टी जो है अचानक गिरती है ना, उसको हम लोग कहते हैं। ये वो प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ, वो कब होता है, तो जब भूकंप आता है, बाढ़ होता है या ज्वालामुखी फटता है, उस समय होता है, ठीक है। तो लंबे समय तक भारी वर्षा होने से और बहुत लंबे समय से अगर वर्षा हो रही है तब भी आपका भूसंकलन होता है। तो किस किस कारण से भूसंकलन होता है, तीनों पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ये नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फुट पड़ने से निचली घाटियों की आवासियों में विध्वंस आ जाता है। मतलब कि कुछ देरी के लिए वो नदी को जो है रोक के रखता है, फिर अचानक वो जब फटता है तो उससे नीचे वाले जो एरिया रहता है ना, उसमें बहुत ही विध्वंस आ जाता है, मतलब कि बहुत ही वहाँ पे विनाश आ जाता है। जैसे कि पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। क्लियर हो गया कि भूसंकलन क्या है और इससे किस तरीके से विनाश भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एक वनस्पति अध्ययन। देखिए, एक वस्तु स्थिति अध्ययन है, ठीक है, वस्तु स्थिति अध्ययन। थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये है वस्तु स्थिति अध्ययन। देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेकांगपिओ, तो आपको याद रखिएगा, किन्नौर जिलों में आपका रेकांगपिओ है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये आपका एनसीईआरटी में है, तो पूछा जा सकता है कि किन्नौर जिला कहाँ है, तो भाई हिमाचल प्रदेश है। रेकांगपिओ कहाँ है, तो ये आपका किन्नौर जिले में है, ठीक है। इसके निकट पंजी गांव कहाँ है, तो भाई ये पंजी गांव कहाँ है, रेकांग पिओ किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े भूसंकलन के कारण जो है राष्ट्रीय महामार्ग 22, याद रखिएगा, राष्ट्रीय महामार्ग क्या है, 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग जो है ये नष्ट हो चुका है। ये भूसंकलन पंजे गांव में तीव्र विस्फोटक द्वारा हुआ था। विस्फोटक के कारण ढाल का ये कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजे गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। तो याद रखिएगा, पंजे गांव कहाँ है, तो भाई ये हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला, कन्नौर जिला के रिकांगपिओ के निकट है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है, अगर इस तरह के किसी भी जगह का आपको डिस्कस किया जाए एनसीईआरटी में, तो वह आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या है। देखिए, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है और भूसंकलन
उत्पन्न होने की कौन कौन से कारक और उनका प्रबंधन कैसे करना है, भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियाँ निम्न है। मतलब यहाँ पे भूस्खलन कैसे होता है और उसको हम लोग उसका क्या क्या कारण हो सकता है और उसको हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं। जैसे कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। दूसरा है भूमि को घिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, जैसे भूमि घसकता है तो उसके लिए हम लोग को दीवार का निर्माण करना चाहिए। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। जितना ज़्यादा हम लोग वनस्पति लगाएंगे वो भूस्खलन को रोकने के लिए हेल्पफुल होगा। चौथा है आपका सतही अपवाह तथा झरना प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डियर, ह्यूमस होता क्या है। ठीक है, तो ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ह्यूमस जो रहता है ना डियर, ये आपका मिट्टी के साथ रहता है और ये मिट्टी के ऊपरी परत में होता है। ठीक है, यानी जो आपका हम लोग जो मृदा पढ़े ना, मृदा जो हम लोग पढ़े ना, जो कि आपका जो पृथ्वी का ऊपरी परत थी, पतली परत, तो उसी में ये ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। जो कि ह्यूमस जो रहता है नेचुरल ऑर्गेनिक रहता है, नेचुरल सब्सटेंस रहता है, नेचुरल चीज़ होता है। मतलब कि कुछ भी आपका सड़ा गला हुआ कोई भी चीज़ होता है, ठीक है ना, जो आपका खाद बन जाता है, वो जो रहता है एक तरह का ह्यूमस होता है, जो कि आपकी ऊपरी मृदा में जो रहता है प्रेजेंट रहता है, यानी उपस्थित रहता है। ठीक है, तो बालू गांध क्ले के साथ उप मृदा, यह अपक्षयनित चट्टाने पदार्थ और जनक चट्टाने। ठीक है, ये आपका मृदा में कौन कौन सा पार्ट होता है, ये पार्ट एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो ह्यूमस सबसे पहले सबसे ऊपर का में प्रेजेंट रहता है, जो कि आपका मृदा के साथ रहता है, तो ये ह्यूमस इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अपश्रय क्या है। अपश्रय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे प्रणाली और मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपश्रय कहते हैं। ठीक है, तो भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये अपश्रय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो हम लोग देख चुके थे कि मृदा को उपजाऊ कैसे बनाया जाता है। देखिए, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा को कौन कौन जो है आपका, यानी बालू को कौन कौन सा कारक जो है जो प्रभावित करते हैं। पहला तो आपका जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, उसका रंग कैसे, रंग, टेक्सचर, ये भी मैटर रखता है। ठीक है, इसके साथ रासायनिक गुणधर्म, फिर खनिज कितने यानी खनिज जो है कितने मात्रा में प्रेजेंट है, कितने मात्रा में मिट्टी में जो है, बालू में जो है उपस्थित है। ठीक है, फिर जलवायु हो गया, वहाँ का तापमान हो गया, फिर वर्षा, फिर अपक्षय और ह्यूमस निर्माण, ये भी इसको जो है प्रभावित करता है। फिर वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है और उच्चावच, तुगंता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ठीक है, बस एक बार आप देख लीजिए कि ये जो 5 फैक्टर मतलब कारक है जो कि मृदा को जो है कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये एक बार जो है बस पढ़ लीजिए। देखिए क्रियाकलाप, भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्र कीजिए और निरीक्षण कीजिए वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो डियर यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, मरुस्थलीय होती है और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इन मिट्टी का क्या क्या अपना विशेषता होती है। ठीक है, यानी इससे आगे का जो है ये हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि डियर हम लोग एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई भी पॉइंट हम लोग किससे यहाँ पे नहीं छूटे, क्योंकि ये सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, अगर आप आगे जाके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिशन केवीएस एनवीएस, तो उनके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे चैप्टर को एक ही क्लास में डिस्कस किया जाए। अगर हम बस आपको कुछ इम्पॉर्टेंट
मतलब टर्म्स बताया ना तभी ये पॉसिबल है, लेकिन हम एक एक टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से कहीं से भी उठा लिया जाता है, ठीक है ना। तो हम फिर मिलते हैं डियर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी कुछ भी कोई भी क्वेरीज हो ना तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।